वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो आज से हम एक लूसेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरे लूसेंट कवर करेंगे और आपको पर डे ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्लस हम इसमें वो चीज़ें कवर करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो एज यू नो दैट कि लूसेंट जो है वो हमारे बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी एंड वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स लाइक अ बाइबल फॉर वन डे एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो पहले हम देखेंगे हेरोडोटस के बारे में। ठीक है, हेरोडोटस जो थे वो फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, इनकी बुक का नाम है द हिस्ट्रीज। फिर उसके बाद हम आते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो ये लेपोल्ड वॉन रैंके, ये आप देख सकते हैं इधर रैंक का नाम, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अगर क्वेश्चन में आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कौन है तो वो आप उसका आंसर होगा लियोपोल्ड वॉन रैंक। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ आते हैं जैसे कि हिगल का नाम आता है। ये एक सोशियोलॉजिस्ट है। तो इनका एक थीसिस है जिन्होंने इन्हें प्रोपाउंड किया, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। यहाँ पे इतना एक्सप्लेनेशन किसको इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका बस कहने का मतलब ये है जो भी आइडियाज आते हैं वो पहले तो थीसिस के रूप में रहते हैं, फिर वो एंटीथेसिस हो जाती है, फिर वही आइडियाज जो है सिंथेसिस हो जाती है, फिर उसके बाद जो आइडिया सिंथेसिस हो जाती है उस वो फिर कन्वर्ट हो जाती है थीसिस में। ठीक है, तो ये इनका कहने का मतलब था यहाँ पे। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजिडी, सेकेंड एज फार्स। तो आप ये अगर एग्जाम में आ जाता है इस तरह का स्टेटमेंट तो आप इसको फिर याद रखेंगे कि ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं सीधे अपने दूसरे पेज पर। यहाँ पे बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ भी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हम हमारे एग्जामिनेशन में आता है संवाद। कभी कभी पूछते हैं कि विक्रम संवाद क्या है, साका कैलेंडर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे विक्रम संवाद जो कि होता है 58 टू 57 बीसी को हम विक्रम संवाद कहते हैं। और ये कौन लेकर आया था? विक्रमादित्य, जो उज्जैनी के किंग थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि विक्रमा संवाद कौन लेकर आया था, किसने प्रपोन किया था, वो थे विक्रमादित्य। और वो कहाँ के किंग थे? उज्जैनी के किंग थे। ठीक है, और उन्होंने ये स्टार्ट क्यों किया था? क्योंकि वो जो है जब साका के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, वॉर हुआ था, तब उसमें वो साका के ऊपर विक्ट्री पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये विक्रम संवाद इशू किया था। फिर उसके बाद है सेकेंड साका कैलेंडर। ठीक, साका किसने साका कैलेंडर को किसने निकाला था? ये थे कुषाण रूलर कनिष्का। कौन था? कुषाण रूलर कनिष्का। ठीक है, ये जब पहली बार यहाँ पे किंग बने थे, जब इन्होंने राजगद्दी संभाली थी, उस समय उन्होंने ये साका कैलेंडर निकाला था। इसको साका एरा को बोलते हैं सालीवाहना सकाब्दा इन साउथ इंडिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको ये भी बोला जाता है सालीवाना सकाब्दा साउथ इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद था इन्होंने साका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड साका एरा अलॉन्ग विथ ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर और साका एरा ये दोनों को इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद आते हैं, देखते हैं कलचुरी। ठीक है, कलचुरी एरा, इसके किंग कौन थे? ईश्वर सेन। आप बस इतना याद रखिए कि कलचुरी एरा के किंग कौन थे? ईश्वर सेन। फिर उसके बाद हम आते हैं वल्लभी संवाद। ठीक है, ये गुप्ता एरा में आया था वल्लभी संवाद। इतना आप याद रखेंगे कि वल्लभी संवाद जो है ये गुप्ता एरा में आया था। फिर नेक्स्ट आते हैं फिर इलाही। जैसे कि आपको पता है दीने इलाही का इन्होंने अकबर ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, कोई बताएगा मुझे? ये स्टार्ट किया था इन्होंने दीने इलाही 1582 में। ठीक, इन्होंने स्टार्ट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो इन्होंने अकबर ने स्टार्ट किया था इलाही एरा, उसी को बोलते हैं, सॉरी 1584 में स्टार्ट किया था इन्होंने दिलाही एरा, इलाही एरा। फिर उसके बाद हम इधर देखते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें लिखे रहते हैं कि कन्वर्ट 2013 एडी इंटू विक्रम एरा। ठीक, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो उसमें क्या, अगर उसने विक्रम एरा में कन्वर्ट करने को बोला है, बदलने को बोला है 2000, तो उसमें 57 हम ऐड कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे विक्रम एरा का, एक मिनट, सॉरी, अभी हमने यहाँ पे देखा विक्रम एरा का ये पॉइंट, यहाँ मैं एक बार रब कर देती हूँ। हाँ, ये 58 या 57, तो ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको वहां पे देखना रहेगा कि कौन सा आपका करने पे 58 प्लस करने पे आ रहा है या 57 प्लस करने पे आपको वहां का आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आप इसको कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है, अगर पूछता है कि कन्वर्ट 2070 विक्रम एरा इंटू एडी एरा में कन्वर्ट करने को बोलता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे ऐड किया था उसको हम यहाँ माइनस करके हमको वो क्या मिल जाएगा, एडी एरा मिल जाएगा। ठीक है, तो 2017 में हम 57 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2013। फिर उसके बाद आता है कन्वर्ट 2013 इंटू साका एरा। अब हमने साका एरा देखा था, साका एरा क्या था, 78 एडी। इसको मैं रब करती हूँ, फिर आप यहाँ देख लो ना सही से। ठीक, ये है यहाँ पे दिया हुआ 78 एडी। ठीक है, तो अगर हमें जब इसे कन्वर्ट करना होगा 2013 को साका एरा में, तो हम क्या करेंगे, उसको 78 से माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 1935। फिर उसके बाद हमें जब 1935 को एडी एरा में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कन्वर्ट 1935 इंटू एडी एरा, तो उधर हम उसको ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एडी एरा कौन सा है। तो यहाँ जैसे अभी हमने देख लिया, हमें साका एरा में जब कन्वर्ट करना था तो हमें यहाँ पे ऐड करते थे, लेकिन जब हमें जब हमें विक्रम एरा में कन्वर्ट करना था तो हम 57 को ऐड करते थे, लेकिन जब हमें साका एरा में कन्वर्ट करना है तो हमने माइनस किया है। ठीक, ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं कि हिस्ट्री को जो है कितने में डिवीजन किया गया, 3 ट्राइपर्टाइट में, 3, कौन कौन सा, पहला है प्री हिस्टोरिक, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक, तीसरा है हिस्टोरिक। आपको ये तो पता होगा, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। फिर भी मैं बताती हूँ आपको, प्री हिस्टोरिक वो होता है जहां पे हमें लिखे हुए के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मतलब उस समय ना लिखना पढ़ना कुछ नहीं होता था। ठीक, प्रोटो हिस्टोरिक वो पीरियड होता है कि हमें लिखा हुआ तो चीजें मिली, लेकिन हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए। जैसे कि पहले प्री हिस्टोरिक में पैलियोलिथिक एज हो जाएगा, मेजोलिथिक एज हो जाएगा ये, और नियोलिथिक एज, ये हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड में आएंगे। और प्रोटो हिस्टोरिक में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि हमें वहां के इंस्क्रिप्शंस तो मिले बट अभी तक उसको डेसिफर नहीं किया जा सका है। और हिस्टोरिक में वो होते कि हमें लिखे हुए साक्ष्य भी मिले और वो डेसिफर भी हो गए, जैसे कि मौर्यन पीरियड। ठीक, फिर उसके बाद मौर्यन पीरियड, वैदिक एरा, ये सब क्या है, ये सब हिस्टोरिक पीरियड है। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम, एक मिनट, इसको मैं रब कर दूं थोड़ा। हाँ, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया, तो यहाँ पे देख लेते, प्री हिस्टोरिक हमारे लिथिक एजेस होते हैं, वो मैंने आपको बताया अभी। फिर उसके बाद जो हिस्टोरिक पीरियड होते हैं वो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर हो गए। और जो हिस्टोरिक पीरियड्स हैं वो जनपदा से स्टार्ट हुए हैं टिल डेट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक,
प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड। और इसको ये टाइपर्टाइट डिवीजन लाया कौन था? तो ये लाए थे क्रिस्टोफ सिलेरियस। ठीक है, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि ट्राइपर्टाइट डिवीजन कौन लेकर आया था, किसने प्रोपाउंड किया था ये डिवीजन, तो आप बोलो वहां पे आपका आंसर होगा क्रिस्टोफ सिलेरियस। फिर आते हैं, हम यहां से देखते हैं कि एंशंट इंडिया स्टार्ट कब से हुआ था? 647 एडी, दैट इज लिथिक एज से कब तक था? हर्षवर्धन पीरियड तक। जब तक हर्षवर्धन की डेथ नहीं होगी तब तक क्या था? एंशियंट पीरियड। फिर मेडिवल कब से स्टार्ट हुआ हमारा? 647 से 1757। फिर उसके बाद ये पीरियड था हर्षवर्धन के डेथ से बैटल ऑफ प्लासी तक हमारा क्या था? मेडिवल पीरियड। अब बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? ये तो आपको याद ही होगा, 1757। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम यहां तक पहुंचेंगे। वैसे मैं बता दूं ये किसके किसके बीच था? सिराजुद्दौला, जाफर और ब्रिटिशर्स के बीच में। उसमें क्या किया था? कासिम ने सिराजुद्दौला को चीट कर दिया था। ठीक है, तो उसमें उनकी डेथ हो गई थी। फिर चलिए जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम आपको ये पूरा बताएंगे। यहाँ के लिए बस आप ईयर याद रख लो कि 1757 में प्लासी का बैटल हुआ था। फिर पोस्ट मॉडर्न इंडिया में हम कहाँ से देखेंगे? पोस्ट मॉडर्न इंडिया हमारा स्टार्ट होता है 1991 से टिल डेट। मीन्स ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ टिल डेट हमारा पोस्ट मॉडर्न इंडिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा क्रोनोलॉजिकली कभी कभी एग्जाम्स में पूछते हैं तो वो देख लेते हैं कब से क्या था। तो पहला हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड हमारा था 3 लाख से 600 BC। 3 लाख से 600 BC। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा कब से स्टार्ट हुआ? 2500 BC से 1750 BC। वैदिक कल्चर 1500 BC से 600 BC। महाजनपद पीरियड 600 BC से 322 BC। मौर्यन पीरियड 322 BC से 185 BC। पोस्ट मौर्यन पीरियड या प्री गुप्ता पीरियड 185 BC से 319 AD। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आपको ये तो याद ही रखना क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, लेकिन हाँ जैसे कि मौर्यन पीरियड हो गया, गुप्ता पीरियड, ये सब के आपको ईयर्स भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है गुप्ता पीरियड 319 to 550 AD। पोस्ट गुप्ता पीरियड और वर्धना डायनेस्टी भी उसी को बोलते हैं, तो वो होता है हमारा 550 AD से 647 AD। फिर आगे चलते हैं। अब यहां से हम देखेंगे मेडिवल पीरियड का। मेडिवल पीरियड स्टार्ट होता है 647 से 1206। फिर सल्तनत पीरियड स्टार्ट होता है 1206 से 1526। मुगल पीरियड होता है 1526 से 1707। फिर आते हैं मॉडर्न पीरियड। अभी मैंने मॉडर्न पीरियड बताया ना आपको कि स्टार्ट कब से होता है? 1757 से प्लासी के वॉर से स्टार्ट होता है, बैटल से स्टार्ट होता है। कब तक रहता है मॉडर्न पीरियड? 1990 तक। फिर 1991 से हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, जो हमारा मॉडर्न पीरियड था उसमें जो ब्रिटिशर्स आए थे उसमें उन्होंने उनके 3 फेजेस थे। ठीक, 3 फेजेस। एक तो था मर्केंटाइल फेज, कब से कब तक चला? 1757 से 1813। अभी मर्केंटाइल एज में क्या होता था कि वो जो थे सिर्फ प्रॉफिट लेना चाहते थे, मतलब ट्रेड और सब डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट था उसमें वो मोनोपोली करना चाहते, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। उनको यहाँ पे क्या कल्चर में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे इसको कोई मतलब नहीं होता था, सिर्फ उनको प्रॉफिट चाहिए था अपने बिजनेस में, दैट्स इट। फिर सेकेंड फेज आता है उनका इंडस्ट्रियल फेज, दैट इज 1813 से 1858। इसमें उन्होंने क्या किया? इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट कर दिया।
फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल फेज, डेट इज थर्ड फेज हमारा हो जाता है फाइनेंशियल फेज, जो स्टार्ट होता है 1860 से 1947। वो यहाँ पे उन्होंने फेज में क्या, जो हमारे ट्रेड होते थे, जो भी इंडस्ट्री उन्होंने सेटअप किया, जो फाइनेंसेस होते उस पर वो इम्पेरियलिज्म अपना हक जमाने लगे थे उस फेज में। ठीक है, सब जगह जो भी चीजें होती, जो प्रोडक्शन होता था, सब पे उनका ही राज चलता था। तो वो हो जाता है हमारा थर्ड फेज, दैट इज फाइनेंशियल फेज। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हमारा पॉलिसीज उनके देख लेते हैं। यहाँ पे रिंग फेंस पॉलिसी, ये बेसिकली लेकर आए थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, कौन लेकर आया था? वॉरेन हेस्टिंग। चलिए, ठीक, ये आया था 1757 से 1813 तक इनकी ये पॉलिसी थी, रिंग फेंस पॉलिसी। फिर सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी, इसमें क्या करते थे कि जो इंडियंस थे उनको एक तो अपने से नीचा समझते थे, और फिर नीचा तो समझते बट उनको आइसोलेट करके रखते थे, कि मतलब बाउंड्री बना दिया था कि हम इस साइड रहेंगे, आप उस साइड रहेंगे, इस तरीके का इन्होंने सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी में किया था। तो ये कब से कब तक था? 1813 से 1858 तक ऐसा ही चला। 1857 में कोई बता सकता है क्या हुआ था? 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। उसके बाद से इनको अकल आ गई थी कि नहीं, हम इंडियंस को ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं बिल्कुल अपने से। ठीक है, फिर उसके बाद आया था 1858 से 1935 सब ऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी। एक तो वो नीचा तो समझते थे लेकिन एक साथ काम करते थे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को खोल दिया कि आइए आप हमारे साथ रहिए, उसमें कुछ इंडियंस को अपॉइंट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का था या सिविल सर्विसेज था, उसमें इंडियंस को भी लेना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एक लेवल पे था कि आप इससे ऊपर तो उस जॉब में नहीं जा सकते। अगर लाइक जो भी है मतलब प्रायोरिटी तो वो यूरोपियंस को ही देते थे। जैसे कोई हायर पोस्ट है तो उसपे यूरोपियंस ही रहते थे, इंडियंस को अपने साथ रखते थे लेकिन एक नीचे लेवल पे रखते थे, वो सबऑर्डिनेट करके रखते थे। फिर 1935 से 1947 इक्वल फेडरेशन पॉलिसी। उसके बाद ये 1935 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसमें उन्होंने बराबरी की हिस्सेदारी देना इंडियंस को शुरू कर दिया था कि आप एक साथ हम रहेंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, और भी बहुत चीजें जब हम उधर आएंगे तो उधर देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एंशियंट इंडियाज के। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिले, साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले कि हाँ ये चीज इस समय हुआ था, ये मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर ये वैदिक एरा ही था। तो इस तरह के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले तो हम वो अब देखेंगे, दैट इज हिस्टोरिकल सोर्सेस। तो पहला है हम लिटरेरी सोर्सेस देखेंगे। तो इसमें है इंडिजीनियस सोर्सेस में, मतलब जो इंडिया के ही सोर्सेस थे उसमें हम देखेंगे। तो ये है पहले आता है ब्राह्मणिक सोर्सेस। इसमें एक श्रुति टेस्ट है और स्मृति टेस्ट है। श्रुति जो कान से सुनते थे, मतलब जो सुनते थे एक दूसरे को पास कर दिया जाता है, स्मृति जो याद रखते थे उसको। ठीक है, तो श्रुति में हमारा आ जाएगा समिताज और वेदास और ब्रह्मणाज, अरंक्यास और उपनिषद। और स्मृति में हमारा वेदंगास और सूत्रास, स्मृति एपिक्स, एपिक्स में हमारा रामायण और महाभारत और पुराण। तो समिताज को ही वेदास बोलते थे। कितने तरह के थे वो? 4, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रैवेदा कहते थे, अथर्ववेद को त्रैवेद में नहीं रखते थे। प्लस ऋग्वेदा, अजुर्वेदा और सामवेदा को, इसको जो है एक आर्यंस ने लिखा था, और अथर्ववेद तो बहुत बाद में लिखा गया था और वो किसी नॉन आर्यंस ने इस अथर्ववेद को लिखा था। फिर आते हैं आगे। ठीक है, और ऋग्वेद को कहाँ लिखा गया था, ये भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ऋग्वेद को कहाँ लिखा गया था, अजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को कहाँ लिखा गया था। तो ऋग्वेद को लिखने का रीजन जो था वो सप्ता सैंधव जो रीजन था, जो सप्त नदी व इंडस रिवर्स के पास में जो है वहां पे लिखा गया था इसको। और जो है ये
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो कुरु पंचाल वाला रीजन है ये वहां पे लिखा गया था इनको। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं अब रामायणा। रामायणा किसने लिखा था, यहाँ पे बस मैं आपको बुक्स के और उनके ऑथर्स के नाम बताऊंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे जाना होगा मैं वहां पे आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो रामायणा वाल्मीकि जी ने लिखा था। महाभारता वेद व्यास। फिर यहाँ पे एक और आप देख लोगे कि महाभारत में जो है गिरिव्रजा का मेंशन है, ठीक है। गिरिव्रज आप जानते हो ना, राजगीर को ही बोलते, प्रेजेंट टाइम में जो राजगीर है वो गिरिव्रज था उस टाइम। वो किसकी कैपिटल थी, मगध का कैपिटल था। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि गिरिव्रज का सबसे पहले मेंशन कहाँ मिला था, तो आप महाभारत लिखोगे, महाभारत के एपिक्स में मिला था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे पुराणास जो था, पुराण में उसमें गुप्ता पीरियड का मेंशन था, ठीक है, गुप्ता पीरियड। अब हम देखेंगे पुराण कितने सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो एक हो गया सर्गा, फिर दूसरा प्रतिसर्गा, वंसा, मनवांतर, वंसनु चरितम, ठीक है। सारगा मीन्स क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे बना, सारगा में क्या दिखा हुआ है कि ये यूनिवर्स कैसे बना, ये ब्रह्मांड कैसे बना। फिर प्रतिसार्गा में है कि इसका फिर से रिक्रिएशन कैसे हुआ, ब्रह्मांड तो था फिर वो और कैसे डेवलप होता चला गया। फिर वंसा में है कि भगवान की और ये सेजस की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कहाँ से आए, ये सब उसमें मेंशन है वंसा में। मनवांतर में एपोक ऑफ मनु, मतलब जो मनुस्मृति थी जो उन्होंने लिखा था उसके बारे में सब कुछ मेंशन है सॉरी। फिर वंश अनुचरितम, इसमें जो है जो एंशियंट डायनेस्टीज थे उनके बारे में बताया गया है, ठीक। तो आप ये याद रख लेना किसमें किसके बारे में बताया गया है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट आता है, पूछ लेता है कभी कभी, जो हमें याद रहना चाहिए सॉरी। फिर आते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं सिर्फ एक ऐसा पुराण है जो वंशानुचरितम, जिसमें जो है मत्स्य, भगवत, विष्णु, वायु, ब्रह्म, भविष्य और गरुड़, ये सब मेंशन है। एक सिर्फ ऐसा एक पुराण है, बाकी किसी भी पुराण में ये सारी चीजें मेंशन नहीं है, बस सिर्फ वंशानुचरितम जो है उसमें ये सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं फिर आता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हम देखते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है दो लैंग्वेज में लिखी गई है, सॉरी बुद्धिस्ट टेक्स्ट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक पाली टेक्स्ट है, एक अनुपाली टेक्स्ट है, ठीक है। पाली टेक्स्ट जो है त्रिपिटिका, जैसे कि इसमें पाली टेक्स्ट में क्या क्या आ जाएंगे, त्रिपिटिका, दीपवंसा, महावंसा, मिलिंद पनाहो, ये जो है हमारे पाली टेक्स्ट हैं। तो इसमें हम आते हैं जो हमारे विनय पिटिका, त्रिपिटिका, तीन टाइप के तीन थे, विनय पिटिका, सुत्त पिटिका, अभिधम्मा, ठीक। तो जो विनय पिटिका और सुत्त पिटिका है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो 483 बीसी में हुआ था, उस समय इसको कंपाइल किया गया था। और जो और ये कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था। राजगृह कहाँ है, बिहार में, ठीक। तो और हमारा जो अभिधम्मा पिटिका है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुआ था, अशोका के टाइम पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। उस समय अभिधम्मा पिटिका को कंपाइल किया गया था। फिर अब हम देख लेते कि इन पिटिका में थे क्या क्या चीज। सुत्त पिटिका में जातिका स्टोरीज वगैरह थी, ठीक है। और विनय पिटिका में रूल्स रेगुलेशंस जो फॉलो करने होते थे एक मोनेस्टिक लाइफ में, वो मेंशन थे। और अभिधम्मा पिटिका में जो है वो हमारे फिलॉसफी, जो बुद्धिस्ट के फिलॉसफी वगैरह थे, वो सारी चीजें अभिधम्मा पिटिका में मेंशन थे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आवाज, बैकग्राउंड आवाज आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अंगुत्तर निकाय, ये किसका पार्ट है, सुत्त पिटिका का ही पार्ट है। अंगुत्तर निकाय में हमें महाजनपद, जो 16 महाजनपद है उसके बारे में एक अंगुत्तर निकाय में बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये जो कुदका निकाय है, ये भी सुत्त पिटिका का ही पार्ट है। इसमें जो है गौतम बुद्ध के
लाइफ के बारे में मेंशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं दीपवंसा एंड महावंसा। ये दोनों जो है मौर्यन के टाइम पे ही कंपाइल किए गए थे, बट ये श्रीलंका में कंपाइल किए गए थे। उसमें जो है बुद्धिज्म जो है नॉर्थ साउथ हर जगह जो है ये फैल गया था, तो उस समय ये भी था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं अनुपाली टेक्स्ट। अनुपाली टेक्स्ट में हमारा दिव्यवदन और ललित विस्तार, ठीक है, दो टेक्स्ट है, दिव्यवदन एंड ललित विस्तार। दिव्यवदन जो है ये लेटर मौर्यन पीरियड टाइम में लिखा गया था। उसके बाद हमारा आता है लास्ट है प्री मौर्यन पीरियड में जो वर्धना डायनेस्टी थी उनके बारे में जो है ये भी जो है अनुपाली पत्रिका है, सॉरी अनुपाली टेक्स्ट है। आर्य मंजूश्री मुल्कपा, इसमें जो है प्री मौर्यन के पीरियड्स के पहले के जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे वो सारे मेंशन है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत नॉइज हो रही है पीछे, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।